नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। और अब ऐसी खबर पर हमारी दस्तक जिससे हमारे देश का हर क्रिकेट प्रेमी जुड़ा हुआ है। जी हां, हम बात भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच की कर रहे हैं। 9 सितंबर से एशिया कप शुरू हो रहा है। ऐसे में सस्पेंस बना हुआ है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद संसद से लेकर सड़क तक भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का बहिष्कार करने की आवाज उठी। लेकिन अब भारत सरकार ने इस मैच को हरी झंडी दे दी है। जी हां, भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में 14 सितंबर को मैच होगा। यह मैच दुबई में खेला जाएगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं हमारी सरकार ने क्या कहकर भारत पाकिस्तान के इस मैच को होने देने की स्वीकृति भरी है, हरी झंडी दी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार होगा भारत पाकिस्तान का मैच। भारत सरकार ने दी हरी झंडी। दुबई में होगा भारत पाकिस्तान का मैच। संसद से सड़क तक मैच का विरोध, तो कैसे तय हुआ भारत पाक मुकाबला? खेल मंत्रालय ने भारत पाकिस्तान के मैच के बारे में क्या कहा? 14 सितंबर को दुबई में होगा भारत पाकिस्तान का महामुकाबला। भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज क्रिकेट मैच का इंतजार सबको रहता है। भारत की 140 करोड़ जनता को भी और पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी को भी। इस दफा एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच दुबई में होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत सरकार इस मैच के लिए राजी कैसे हुई, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकियों ने जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम में बेगुनाह भारतीयों का खून बहाया, पूरे हिंदुस्तान का खून खौल उठता है। और पाकिस्तान के आतंक को मिट्टी में मिलाने के लिए पीएम मोदी सौगंध खाते हैं। मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर मैंने देश की सेना को खुली छूट दे दी। सिंधु जल समझौते को रद्द करके पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाता है और फिर ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के आतंक पर सबसे घातक वार होता है। जंग छिड़ जाती है। इधर पहलगाम का बदला पूरा होता है, उधर पाकिस्तान पानी के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। लेकिन पीएम मोदी साफ साफ कहते हैं कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। भारत ने तय कर दिया है, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के आतंक को दुनिया के सामने जाहिर करने के लिए भारत सरकार विदेशों में डेलीगेशन भेजती है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच इतना तनावपूर्ण माहौल रहता है, जब क्रिकेट के एशिया कप का ऐलान होता है, लेकिन संसद से सड़क तक भारत और पाकिस्तान के मैच का विरोध भी शुरू हो जाता है। संसद में खड़े होकर ओवैसी कहते हैं, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेलेंगे? वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। यह कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। लेकिन अब एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच पर मंडरा रहे संकट के बादल छट चुके हैं। भारत सरकार ने विरोध के बावजूद मैच को मंजूरी दे दी है। तो सुनिए भारत सरकार के खेल मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया है। भारत पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज में नहीं खेलेंगे, लेकिन मल्टी नेशन टूर्नामेंट में होने वाले इस मैच को नहीं रोका जाएगा। भारतीय टीम किसी भी टूर्नामेंट या मैच के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी, न ही पाकिस्तान की टीम को भारत में खेलने की इजाजत दी जाएगी। मंत्रालय ने साफ कहा, हम भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप में खेलने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये एक मल्टी नेशन टूर्नामेंट है। आपको बता दें कि 9 सितंबर से एशिया कप शुरू हो रहा है। इसके सारे मैच दुबई और अबू धाबी में खेले जाएंगे। जैसे ही भारत पाक मैच को लेकर भारत सरकार की तरफ से हरी झंडी मिली, तुरंत सोशल मीडिया पर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, ऑपरेशन सिंदूर को तब तक भुलाया जा सकता है जब तक बीसीसीआई इस मैच से अपनी कमाई करता रहेगा। शर्मनाक।
वहीं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा, बीजेपी आपको पाकिस्तान जाओ कहना जारी रखेगी। वो डेलीगेशन भेजकर दुनिया को बता सकते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया था, लेकिन बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ मैच खेलकर कमाने का मौका नहीं गवा सकती। आपको बता दें कि एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच 3 मुकाबले हो सकते हैं। पहला मैच 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके अलावा 2 मैच और संभव है। दूसरा मैच एशिया कप में लीग स्टेज के बाद सुपर 4 राउंड होगा। भारत पाकिस्तान के सुपर 4 राउंड में पहुंचने पर 21 सितंबर को भारत पाकिस्तान की दूसरी भिड़ंत हो सकती है। तीसरा मैच अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं, तो 28 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप में तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। एशिया कप में टीमें 2 ग्रुप में रखी गई हैं। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई है। ग्रुप बी में अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और हांगकांग की टीम है। आज तक ब्यूरो। और अब खबर ट्रंप के टैरिफ युद्ध को मात देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्लान की। ट्रंप की रणनीति यही है कि टैरिफ बॉम्ब से भारत की अर्थव्यवस्था को सीधी चोट पहुंचाई जाए, अमेरिकी बाजार में मेक इन इंडिया की चमक और धमक को धुंधला किया जाए। अब पुतिन और मोदी ने ट्रंप की रणनीति से निपटने का रोड मैप तैयार कर लिया है। अमेरिका से होने वाले नुकसान की भरपाई भारत रूस से करेगा। ये पूरा प्लान क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं। पुतिन मोदी की दोस्ती से क्यों ट्रंप को लगी मिर्ची? क्या तेल बहाना है ट्रंप का रूस भारत निशाना है? डोनाल्ड ट्रंप के मुनीर प्रेम के पीछे का खेल क्या है? क्या रूस भारत चीन की तिकड़ी से डरा अमेरिका? ट्रंप के खिलाफ मोदी और पुतिन का गेम प्लान क्या है? अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ट्रंप के मुनीर प्लान और टैरिफ वाले दांव का असर यह हुआ कि भारत और रूस और भी करीब आ गए, जबकि चीन के साथ उतार चढ़ाव से भरे रिश्तों में भी सुधरने के संकेत मिलने लगे। भारत ने चीन के लिए टूरिस्ट वीजा खोल दिया। जल्द दिल्ली से बीजिंग की उड़ान शुरू होगी, तो चीन ने मानसरोवर की यात्रा के दरवाजे खोलने के साथ साथ सीमा विवाद सुलझाने को लेकर सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिया है। इतना ही नहीं, रूस ने पहली बार मेक इन इंडिया सामान के लिए अपने बाजार के बंद दरवाजे खोलने का ऐलान कर दिया है। शुरुआत करेंगे, मतलब श्री गणेश करेंगे। If the Indian goods are facing difficulties entering the US market, the Russian market is, would welcome Indian imports to the most extent possible. अमेरिका से बिगड़े रिश्तों के बीच विदेश मंत्री जयशंकर की मॉस्को यात्रा क्यों अहम है, ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ लगाकर मेक इन इंडिया के लिए अपने मुल्क के दरवाजे बंद किए हैं, तो भारत ने नए दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी है। ट्रंप के टैरिफ प्लान पर पानी फेरने के लिए भारत ने क्या रोड मैप तैयार किया है, आइए समझते हैं। नंबर 1, भारत ने रूसी कंपनियों को भारत में निवेश का खुला ऑफर दिया। नंबर 2,
डिफेंस सेक्टर में साझेदारी के साथ भारत की भागीदारी बढ़ानी होगी। नंबर 3, रूस के साथ व्यापारिक घाटे की खाई को पाटना होगा, यानी भारत सिर्फ रूस का आयातक बनकर नहीं रहेगा। नंबर 4, रूस से तेल की खरीद में भारत को मिलने वाली छूट बढ़ाई है। The Make in India and other such initiatives have opened up new windows for foreign businesses. The modernization and urbanization of India generate their own demands, flowing from shifts in consumption and lifestyle. Each of these dimensions represent an invitation for Russian companies to engage more intensively with their Indian counterparts. भारत के प्लान को यूं समझिए, साल 2023-24 के दौरान भारत रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 65.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। भारत का निर्यात सिर्फ 4.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि रूस से आयात 61.4 बिलियन डॉलर था। यानी रूसी बाजार में मेक इन इंडिया सामान का आयात बहुत कम है, जबकि रूस से बड़े पैमाने पर भारत तेल और हथियार आयात करता आया है। वही I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the... One of the steadiest relationships between major nations in current times is now widely recognized. However, that did not automatically translate into significant economic cooperation. Our trade basket remains limited, and till recently, so did our trade volume. It may have grown in recent years, but then so too has the trade deficit. Both the diversification and balancing of trade now urgently mandate more strenuous efforts on our part. भारत और रूस जिगरी दोस्त हैं। अमेरिका को काउंटर करने के लिए भारत चाहता है कि रूस अपना निवेश बढ़ाए और साथ ही साथ भारत में बने सामान को खरीदे, ठीक वैसे ही जैसे रूस में बने सैन्य हथियारों को भारत खरीदता आया है। बड़ी बात यह है कि रूस ने भारत को सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान, सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान, हवा से हवा में मार करने वाले R-37 मिसाइल और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर किया है। भारत को भी इन हथियारों की जरूरत है, लेकिन भारत की मांग ये है कि रूसी कंपनियां अब भारत के डिफेंस सेक्टर में अपना निवेश बढ़ाएं। We are today at a moment when our partnership is simultaneously experiencing consolidation as well as exploring new domains and opportunities. At one level, there is a solid foundation of a time-tested relationship on which we now seek to build a more contemporary cooperation. But at another, there are profound changes in our respective economies as well as the uncertainties created by the global environment. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न तो भारत का रूस से तेल खरीदना रास आ रहा है और न ही रूस में बने हथियार। ट्रंप यही चाहते हैं कि रूस के बजाय अमेरिका से हथियारों की डील करे भारत, लेकिन भारत को अमेरिका की दोनों मांगे मंजूर नहीं हैं। आज तक ब्यूरो। भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास के दो बड़े कारण हैं। एक, भारत का रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदना और दूसरा, अमेरिका की बजाय रूसी हथियारों से डील करना। ट्रंप यही चाहते हैं कि भारत और रूस के बीच दोस्ती की यह दीवार गिरा दें ताकि भारत पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर हो जाए, और यही कारण है कि भारत पर ट्रंप ने अपना बहुत बड़ा टैरिफ बॉम्ब फोड़ा। आरोप लगाया कि टैरिफ के कारण भारत का रूस से तेल खरीदना है। अब तेल को मुद्दा बनाकर अमेरिका ने भारत के विरुद्ध मोर्चा भी खोल दिया है, लेकिन भारत, रूस ट्रंप को टक्कर देने को तैयार।
एक तरफ तेल की खरीद के साथ भारत और रूस का मेल बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ तेल की खरीद से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर मैल जमा है। क्योंकि ट्रंप के टैरिफ बम के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। यहां तक कि रूस ने भी ऐलान कर दिया है कि रूसी तेल की सप्लाई जारी रहेगी। अब तेल के इस खेल को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पारा हाई है। और तो और भारत अमेरिका के रिश्तों के रसातल तक पहुंचने की बात होने लगी है। Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours. So let's see what happens over the next. Sanctions you're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations? Since you've announced the 50% tariff. No, not until we get it resolved. रूसी तेल को लेकर ट्रंप कई बार भारत को धमकी दे चुके हैं, लेकिन अलास्का में पुतिन के साथ हुई मुलाकात के बाद भारत पर नया टैरिफ बम फोड़ने के इरादे को टाल दिया है। ट्रंप के टैरिफ युद्ध के बीच रूस ने भारत को सस्ते में तेल देने का फैसला किया है। Let's keep in mind, as per the Russian experience. So if hypothetically India refuses from the Russian oil, it will not lead to the equal cooperation and mutually beneficial cooperation with the West in general, because it is not in the Western nature, which was clearly demonstrated in recent years. So they behave like neo-colonial powers, just exploiting and just thinking about benefit for themselves. So we can just agree that this pressure is unjustified. अब तेल को लेकर अमेरिका और भारत आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री ने रूस और भारत के बीच तेल के कारोबार को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाया। I believe India had less than 1% of their oil, 1%, and now I believe it's up to 42. So India is just profiteering, or they are just profiteering. They are reselling. They've made $16 billion in excess profits, some of the richest families in India. So this is a completely different thing. Like this Indian, what I would call the Indian arbitrage, buying cheap Russian oil, reselling it as product, has just sprung up during the war, which is unacceptable. आरोप यही है कि रूस से सस्ते में तेल खरीदकर भारत मुनाफे में दूसरे देशों को बेच रहा है और इसका सीधा फायदा भारत के बड़े कारोबारी की जेब में पहुंच रहा है। हालांकि भारत का यही कहना है कि रूस से सस्ते तेल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई और मुल्क खरीद रहे हैं। यहाँ तक कि चीन भी रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन ट्रंप ने टैरिफ बम सिर्फ भारत पर फोड़ा, जबकि चीन को नई मोहलत दे दी। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred to. तेल को लेकर चल रही लड़ाई का पूरा खेल समझिए। भारत कई मुल्कों से कच्चा तेल खरीदता है। युद्ध से पहले भारत और रूस के बीच तेल का कारोबार न के बराबर था, लेकिन युद्ध के बाद भारत ने रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदना शुरू किया। दावा यही है कि रूस से तेल खरीदने का फैसला अमेरिका के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के कहने पर किया गया। बाइडेन प्रशासन यही चाहता था कि रूस से भारत तेल खरीदे ताकि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई बाधित न हो और कच्चे तेल के दाम स्थिर रहे। लेकिन यह भी सच है कि रूस से खरीदे गए कच्चे तेल का फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंचा। बीते 3.5 सालों में भारत ने रूस से सस्ते में तेल खरीदा, जिसका फायदा आम जनता को नहीं हुआ, क्योंकि तेल के दाम कम नहीं हुए। लिहाजा
तेल में हुई कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तिजोरी में गया। दूसरी तरफ तेल को रिफाइन करने वाली कंपनियां सस्ते में तेल खरीदकर महंगे में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रही हैं। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे भारत ने आसिम मुनीर की एटम बॉम्ब वाली धमकी का जवाब सीधे अग्नि 5 से दिया है। जी हां, मुनीर की एटॉमिक वॉर वाली धमकी के चंद दिनों बाद ही भारत ने न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट कर दिया। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि दुनिया में भारत की नई धाक की दस्तक है, भारत की नई शक्ति है। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से एटम बॉम्ब और युद्ध की हमें गीदड़ भपकियां दे रहा था, अब अग्नि 5 के परीक्षण से आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की जहर उगलती जुबान पर ताले पड़ गए। आइए आपको दिखाते हैं अग्नि 5 की महाशक्ति ने कैसे पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। मुनीर ने दिखाया एटम बम, भारत ने दिखाया अग्नि 5 का दम। पाकिस्तान ने गीदड़ भपकी दी, भारत ने अग्नि 5 का टेस्ट कर दिया। जो शहबाज शरीफ ब्रह्मोस से डर गए, अब अग्नि 5 से उनका क्या होगा? अग्नि 5 का टेस्ट जंग जंग चिल्लाने वाले मुनीर का मुंह बंद कर देगा। चीन और पाकिस्तान तक मैसेज क्लियर है, भारत के पास अग्नि 5 शक्ति है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ थोपा है और ट्रंप ने पाकिस्तान को थोड़ा भाव दिया है, तब से आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने भारत को फिर से जंग की गीदड़ भपकियां देनी शुरू कर दी। एक महीने में 2 बार आसिम मुनीर ने अमेरिका की यात्रा क्या की, वो भूल गए कि कैसे उनकी सेना ऑपरेशन सिंदूर से डरकर सीज फायर करवा चुकी है। जी हां, मुनीर को लग रहा है कि अब तो अमेरिका उनके साथ खड़ा है, भारत को जो चाहे धमकी दे दे, भारत चुपचाप सुन ले। भले ही पाकिस्तान गीदड़ भपकियां देने में अव्वल हो, लेकिन भारत सीधे जवाब देता है। क्योंकि मुनीर ने अमेरिका की जमीन से भारत को एटमी वॉर की धमकी दी। मुनीर ने कहा, भविष्य में भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ा तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे। मुनीर ने सिर्फ धमकी दी, भारत ने न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 5 का टेस्ट करके दिखा दिया है भारत क्या सोच रहा है। जी हां, भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। हम आपको अग्नि 5 मिसाइल के बारे में बताएं, उससे पहले आपको शहबाज शरीफ का वो बयान भी सुनवा देते हैं जिसमें वो परमाणु ताकत होने का घमंड कर रहे थे। याद रखिए मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, हमारी एटमी ताकत किसी तौर पर भी जारहाना सोच नहीं रखती, बल्कि हमने भारत की जौहरी ताकत के मुकाबले में अपनी दिफाई सलाहियत मजबूत करने के लिए एटमी ताकत के हसूल का रास्ता अपनाया। लेकिन भारत ने कभी अपने परमाणु ताकत होने पर घमंड नहीं किया और अब भारत ने अग्नि 5 का दम भी दुनिया को दिखा दिया है। यानी अब अग्नि 5 सिर्फ लैब में नहीं बल्कि डेवलपमेंट के फेज में चल रहा है, यानी कभी भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है। ऐसे में ये मिसाइल पाकिस्तान, चीन, तुर्की जैसे कई देशों तक मार करने की क्षमता रखती है। मिसाइल 7500 किलोग्राम के बंकर बस्टर वॉरहेड ले जाने और जमीन में 100 मीटर की गहराई तक जाकर दुश्मनों के न्यूक्लियर सिस्टम, रडार सिस्टम, कंट्रोल सेंटर, हथियार स्टोरेज को तबाह कर सकती है। ये मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड मैक 24 है, मतलब आवाज की स्पीड से 24 गुना तेज। इस समय भारत के अलावा दुनिया के 8 देशों के पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। इनमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन और उत्तर कोरिया शामिल है। आज
यूक्रेन से आई तस्वीरों ने दुनिया को डरा दिया, क्योंकि युद्ध विराम के प्रयास के बीच रूस ने यूक्रेन पर अभी तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। रूस ने यूरोप और अमेरिका को यह बता दिया कि वो महायुद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। रूस के हवाई हमले के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप क्या करेंगे? क्या अगले कुछ घंटों में यूक्रेन पर हुए हवाई हमले का बदला नेटो देश लेंगे? क्या पुतिन ने महायुद्ध का बटन दबा दिया है? क्या अमेरिका अब चुप बैठेगा? पुतिन ने दबाया महायुद्ध का बटन। यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला। $574 ड्रोन से यूक्रेन पर हवाई हमला। यूक्रेन पर दागी 40 मिसाइलें। पुतिन की भीषण बमबारी से थर्राया यूरोप। क्या अब ट्रंप की भी नहीं सुनेंगे पुतिन? पुतिन का ऐलान विश्व युद्ध को तैयार। बुधवार की रात पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। यूक्रेन एयरफोर्स ने दावा किया है कि हवाई हमले में 574 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। एक दो नहीं बल्कि 40 मिसाइलें दागी गई हैं। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव और राजधानी कीव को भी निशाना बनाया है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने इस साल का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। रूस के हवाई हमले ने युद्ध विराम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। Very significant step. President Putin agreed that Russia would accept security guarantees for Ukraine, and this is one of the key points that we need to consider, and we're going to be considering that at the table also, like who will do what, essentially. I'm optimistic that collectively we can reach an agreement that would deter any future aggression against. यूक्रेन पर रूस ने हवाई हमला उस वक्त किया है जब पुतिन और जेलेंस्की की 1-to-1 मीटिंग की तारीख का ऐलान होने वाला है, क्योंकि अलास्का में ट्रंप ने पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की, फिर व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोप के कई नेताओं से बात की। दावा यही किया कि अब तीसरे राउंड की मीटिंग में जेलेंस्की और पुतिन के बीच 1-to-1 बातचीत होगी। लेकिन पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात होती, युद्ध विराम पर कोई बात होती, उससे पहले ही रूस की सेना ने यूक्रेन को धुआं-धुआं कर दिया। यूक्रेन पर रूस का ये तीसरा सबसे बड़ा हवाई हमला है। यूक्रेन पर हवाई हमले के ठीक बाद रूस के विदेश मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। वही बयान जिसमें युद्ध विराम नहीं बल्कि महायुद्ध के संकेत छिपे हैं। अलास्का में रूस अमेरिका शिखर सम्मेलन के बाद जहां समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, इसके बाद यूरोपीय देश जेलेंस्की के पीछे वॉशिंगटन गए और वहां उन्होंने अपना एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिसका उद्देश्य रूस को अलग थलग करना और आक्रामक टकराव वाली नीति जारी रखना है। रूस को कंट्रोल करने का मतलब है हम पर रणनीतिक हार थोपना। निश्चित रूप से ये रूस को कबूल नहीं है। रूस का आरोप यही है कि युद्ध विराम में सबसे बड़ा रोड़ा यूरोप के कुछ नेता हैं। यूरोप के कुछ नेता नहीं चाहते कि युद्ध रुके। यूक्रेन पर हवाई हमले से पहले